हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? तो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है और मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं तो चैट सेक्शन में एकदम एटीपी लिख दो। हाउस द जोश? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आई एम फाइन सर, आई एम फाइन सर। सो अगर मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही है और मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं तो चैट सेक्शन में क्या लिखने का है अपने को? चैट सेक्शन में लिखने का है एटीपी। क्या लिखोगे? एटीपी। बहुत बढ़िया। थम थमात थम 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 थम। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? बुलंद हौसलों से आगाज कर जिंदगानी का, कुछ कर दिखा और लुत्फ उठा इस जवानी का। तुझ में हुनर है तू कर सकता है, तुझ में हुनर है तू बदल सकता है हर एक किरदार तेरी कहानी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है और आज उस चैप्टर की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्न, मतलब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। मे बी सारे क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी के कवर करूंगा, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, है ना? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें तुम ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सारी की सारी प्रॉब्लम का समाधान, कई बच्चे पूछ रहे थे सर क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाएंगे, वो सभी की सभी मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं। वाह 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 वाह। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। शायरी, हाँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी कर अपने सेशन को शुरू करते हैं। एकदम जोश हाई रखना। तुमने सब कुछ पढ़ा है, ये मुझे पता है। तुमने सारे लेक्चर्स अगर देखे तो तुम लोगों को पता है। कितने बच्चों ने पूरे के पूरे लेक्चर्स मेरे सामने देख कर आए हैं? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता, मतलब अगर बात करें पोल की तरफ बता दो, है ना? 45 सेकंड्स में दूंगा। मतलब सारे बच्चों का सारा की सारा क्लियर है कि नहीं? पिछले लेक्चर सारे के सारे तुम लोगों ने कवर करके आए हो कि नहीं? सारे के सारे लेक्चर्स देख कर आए हो कि नहीं? जल्दी से मुझे तुम लोग बता दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अम्ल क्षार एवं लवण की। टेंशन मत लो, अगला चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। और ये भी भरोसा रखो पंकज सर के ऊपर, पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस पंकज सर जल्द से जल्द से जल्द से जल्द करवा देंगे। ठीक है, टेंशन की बात नहीं। एग्जाम के पहले बहुत बार हम इस चीज को रिवाइज कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। चलो, तो मैं पोल लेकर आया हूं तुम लोगों के सामने। चलो जल्दी से बताओ। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर, क्लियर है। रेडॉक्स अभिक्रिया समझ नहीं आई है? अभी और समझ में आ जाएगी बेटा। जल्दी से थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो अगर सारी चीजें क्लियर है तो। सर आपने व्रत रखा है क्या? नहीं बेटा, नहीं रखा। आप लोगों ने रखा होगा। सॉरी, लेकिन भगवान में बहुत आस्था है मेरी, है ना? प्रभु जी, जय श्री शिव शंभु, जय श्री महाकाल। 83.85% बच्चों ने अपना बैकलॉग क्लियर करके आए, बस। चलो, तो एक इंफॉर्मेशन और है तुम लोगों के लिए कि हमने एक वीर सीरीज लेकर आए हैं। क्या, कौन सी सीरीज लेकर आए हैं? वीर सीरीज या वीर बैच जो है, ठीक है, इसको तुम पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल जो है, उस पर मैं सारे के सारे वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? वन शॉट आने वाले हैं। क्या आने वाले बेटा? वन शॉट आने वाले हैं। किस पर? पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम जो 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर। ठीक है, और मे बी ये जो अगला संडे आने वाला है, ये संडे आने वाला है, संडे को होगा, ठीक है, इस चैप्टर का। और उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं बात करूं, पूरा की पूरा वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। चैनल का नाम क्या है? पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम 9th एंड 10th। ठीक है, तो इसके इस चैनल के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। डन 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 डन।
चलो बहुत बढ़िया, अपन शुरुआत करते हैं एक बार बुलंद हौसलों के साथ और आगाज करवाने वाले हैं जिंदगानी का। चलो तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने, ये रहा है ना, ये रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं करता, समझाइए क्यों, समझाइए क्यों, क्यों नहीं करता कॉपर, है ना, क्यों नहीं करता कॉपर। जैसे कि मेरे पास बेटा, मेरे पास जिंक है, जिंक कैसा होता है, Zn होता है, क्या होता है, Zn, कैसा होता है, Zn। अब जो जिंक होता है बेटा वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। किससे क्रियाशील है, जिंक जो धातु है, जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। किससे अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से। किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। अब अगर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो जिंक कॉपर, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है क्या, हाँ सर कर सकता है। जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है क्या, हाँ सर कर सकता है। लेकिन सेम केस अगर किसके साथ आ जाए, कॉपर के साथ, तो कॉपर हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है। तो अगर मैं बात करूं कॉपर को, कॉपर क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, कॉपर क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, तुम बोलोगे नहीं। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, क्या है, मैं तुम लोगों को बताऊं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। बहुत बढ़िया। फलतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन से विस्थापित कर देता है जबकि कॉपर नहीं, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है। तो अभिक्रिया क्या होगी बेटा, जिंक जो है वो ठोस है। जब इसको अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे, किस में डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे, तो ये क्या करेगा भाई, ये जिंक था। जैसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला, किस में डाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला, वहां पर क्या होगा बच्चे, वहां पर सर ये होगा कि भाई हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बताओ कौन सी अभिक्रिया हो गई, पहली बात तो सर विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ये जिंक क्लोराइड होगा। कौन सा क्लोराइड होगा, जिंक क्लोराइड होगा। मैंने तुम लोगों को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। चलो और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कॉपर क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, हाइड्रोजन से नीचे आता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, मैं तुम लोगों को बताता हूं। बेसिकली मैग्नीशियम जो होता है बेटा, मैग्नीशियम जो होता है वो इस तरीके की एक रिबन होती है। क्या होती है, मैग्नीशियम रिबन होती है। अब ये क्या है, क्रियाशील है, ठीक है। कैसी अभिक्रिया, कैसी चीज है, अगर हम बात करें अत्यधिक क्रियाशील, ये अच्छा खासा क्रियाशील है। तो ये जो क्रियाशील धातु होती है, अब क्रियाशील धातु है तो बताओ, यहां पर मान लो यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, समझ रहे हो, वातावरण में हर जगह ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, हवा में लटकी हुई है, ये ऑक्सीजन O2, ये ऑक्सीजन, हर जगह ऑक्सीजन है। तो क्या होता है बेटा कि ये क्रियाशील है, क्रियाशील का मतलब ये अभिक्रिया कर लेता है। तो क्या करता है, ये जो मैग्नीशियम होता है ना, ये जो मैग्नीशियम होता है बच्चे, वो इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर अपनी सतह के ऊपर, मतलब देखो अच्छा खासा क्रियाशील है ना, तो ये अपनी सतह के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है। किसकी परत बना लेता है, कि जो सतह की उपस्थित, सतह के ऊपर जो मैग्नीशियम उपस्थित होता है सर, वो क्या करता है, वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर किसका निर्माण करता है सर, ये निर्माण करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अगर हमें, अब देखो ये जो ऊपर की सतह है पहले से ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर चुकी है, तो अगर तुम इसको जलाओगे, किसी चीज को जलाना मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो ऊपर की सतह जो है सर वो पहले से ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर चुकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको हटाना पड़ेगा। यही कारण है
किसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, वो भी किससे साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस तरह हमने क्वेश्चन का। मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। संग्रहित करते समय यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन सके। मैंने तुम लोगों को बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत को यह स्थायी होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है। जो मैंने बताया, मैंने जो नोट्स में डेफिनेशन लिखा है वो भी तुम कर सकते हो। मैग्नीशियम रिबन को इसी परत को हटाने के लिए इसे रेत कागज मतलब रेगमाल से साफ किया जाता है, जिससे कि अंतर्निहित धातु को वायु के संपर्क में लाया जा सके। खुद सोचो, मैं इसको अंतर्निहित धातु मतलब ये वाली जो मैग्नीशियम धातु है जो दिख रही है ना तुम लोगों को, ये जो मैग्नीशियम धातु है इसको सामने अगर मेरे को लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ऐसे रेगमाल से साफ करना पड़ेगा। किससे साफ करना पड़ेगा, ऐसे मुझे ऐसे रेगमाल से साफ करना पड़ेगा। किससे साफ करना पड़ेगा, रेगमाल से साफ करना पड़ेगा। किससे साफ करना पड़ेगा, रेगमाल से साफ करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से देखो, ये मिटा रहा हूं मैं हल्का हल्का। ठीक है, मैग्नीशियम में मिटा दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को साफ करना पड़ेगा। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजेदार, क्या बात है सर। अच्छा, अभिक्रिया कैसी होती है तुम लोगों को बताया था ना मैंने कि जो मैग्नीशियम होता है सर वो होता है Mg, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ना। मैग्नीशियम ठोस होता है। क्या लिखेंगे इसमें, मैग्नीशियम लिखेंगे सर जी। इसको क्या लिखोगे, ऑक्सीजन लिखेंगे सर जी। तुम लोगों को पता था ना ये धातु चांदी के समान श्वेत होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ये सफेद चूर्ण का निर्माण करता है, जिसको अपन बोलते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO श्वेत चूर्ण होता है, सफेद चूर्ण होता है, जिसको मैं बोलता हूं मैग्नीशियम क्या, ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। बहुत बढ़िया। चलो अगला देखते हैं, बहुत शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो इसको तो तुम लोगों को मैंने, अगर तुम लोगों को देखो सिंपल सी चीज, मैंने रासायनिक सूत्र सबका लिखना तुम लोगों को सिखाया हुआ है। सबका रासायनिक सूत्र मैंने तुम लोगों को लिखना सिखाया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन को क्या लिखते हो तुम, H2। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस, तो G लिख दो। प्लस क्लोरीन क्या होता है, Cl2। Cl2 क्या लिख दो, G लिख दो। और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl और वो होता है गैस। अब इसको संतुलित करना है तो तुम यहाँ पर 2 लगा दोगे, संतुलित करना भी सिखाया हुआ है। बैरियम क्लोराइड क्या होता है, बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2 एक्वस। बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम सल्फेट का भी तुम लोगों को बताया था Al2SO4 होल थ्राइस, अगर तुम लोगों को याद हो तो एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे लिखते हैं। ये दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं बैरियम सल्फेट का। तुम लोगों को पता होगा बैरियम सल्फेट का क्या बनता था, अवक्षेप। ठीक है, और साथ में बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। क्या बनता है, AlCl3। क्या बनता है, AlCl3। अब इसको बैलेंस करना तुम लोगों को अगर नहीं आता तो सोचो भाई, याद करो, मैंने करवाया था आयनों को कैसे बैलेंस करते हैं, उस तरीके से बताया था। आयनों को कैसे बैलेंस करते हैं उस तरीके से भी मैंने तुम लोगों को बताया था। बहुत बढ़िया। तो यहां पर 3 आएगा, यहां पर 2 आएगा। ठीक है, हाँ भाई। फिर यहां पर 3 आएगा, फिर यहां पर 2 आएगा। ठीक है, यही कहानी होगी, यही कहानी होगी। यार यहां पर तो एल्यूमिनियम पहले से ही थी। देखो, नहीं नहीं नहीं, यहां पर 2 नहीं आएगा, यहां 2 नहीं आएगा, यहां नहीं 2 आएगा, यहां तो 4 हो जाएंगे। इस तरीके से बैलेंस होगी। इस तरीके से बैलेंस होगी। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अगली बात करते हैं अपन सोडियम की। देखो Na होता है सोडियम, जल क्या होता है, H2O होता है। मैंने तुम लोगों को बताया ना, सब कुछ दिया हुआ है उसने। क्या बना रहा है बेटा, बना रहा है सर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है H2 गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, एक्वस। जल कैसा होता है, लिक्विड। और सोडियम धातु कैसी होती है, ठोस।
जब तुम इसको बैलेंस करोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 2 2, सिंपल सी चीज। ठीक है, अब यही देखो, यही आंसर मैंने यहां पर लिख कर रखे हुए, यही आंसर मैंने यहां पर लिख कर रखे हुए हैं, यही आंसर मैंने यहां पर लिख कर रखे हुए हैं। अच्छा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा एक्वस AQ, है ना, यहां पर भी क्या आएगा एक्वस, ये आएगा ठोस और ये भी क्या होगा एक्वस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर, पक्का। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो, ये पूरी पूरी अभिक्रिया मैंने लिखवाई हुई है, तुम्हें पूरी की पूरी अभिक्रिया मैंने तुम लोगों को लिखवाई है, ध्यान से सुनना। जल में, मतलब जल है भाई, एक्वस फेज है, एक्वस का मतलब होता है जल में। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, BaCl2, और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा अघुलनशील बैरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि सर BaCl2 होता है, क्या होता है BaCl2, अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल बोल रहा है, और इसकी अभिक्रिया करवा रहा है वो Na2SO4 के साथ। बताओ क्या होता है Na2SO4, Na2SO4 होता है सर सोडियम सल्फेट। याद है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया, ये दोनों मिलकर एक अवक्षेप का निर्माण करते थे BaSO4, और साथ में क्या निकल जाता है 2NaCl एक्वस। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई। ये अघुलनशील ठोस पदार्थ जो होता है वो हमारा अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। इस अभिक्रिया को पता है तुम लोग क्या कहते थे, याद करो, कौन सी अभिक्रिया कहते थे इसको, बताओ कौन सी अभिक्रिया कहते थे। और बैरियम सल्फेट का कलर कौन सा होता था, जल्दी बताओ। बैरियम सल्फेट का क्लियर का कलर क्या होता था, जल्दी बताओ। बता भाई, वाइट 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 वाइट, द्विविस्थापन अभिक्रिया और वाइट कलर होता था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाइट होता था सर, अवक्षेपण। हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल था द्विविस्थापन, बैरियम सल्फेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता था, याद करो, NaOH। हमको एक लैंग्वेज लिखी रही दी हुई है और उसके ऊपर हमें रासायनिक समीकरण लिखना है, सब कुछ बता रहा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, वो भी कैसा, जलीय, मतलब एक्वस, जल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, HCl होता है, वो होता है एक्वस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl एक्वस, सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या बनाता है, और साथ में बनाता है सर, और साथ में बनाता है जल, H2O। यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया थी। संग्रहित का मतलब बेटा, संग्रहित का मतलब अगर मैं बात करूं किसी को स्टोर करना। चल, ये दोनों अभिक्रिया दी हुई है, देख सकते हो तुम, है ना, सिंपल सी चीज। ये दोनों अभिक्रिया मैंने दी हुई है, सिंपल सी चीज, देख सकते हो आंसर्स में। अच्छा, इसका आंसर अपन देखते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग, मतलब जो पदार्थ है, जो कौन है, X है ना, X है, इस पदार्थ X के विलयन का, इस पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। ऊपर एक में लिखे गए पदार्थ का X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। किसके साथ उपयोग, जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो तुम लोगों को पता होगा जिसका सफेदी के लिए उपयोग होता है वो कौन होता है, वो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस जो होता है, इसका उपयोग होता है किसका, सफेदी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सफेदी के लिए यूज होता है। हमसे एक्स नहीं, एक्स का बारे में पूछा कि एक्स का एक यौगिक है जिसका उपयोग होता है सफेदी के लिए, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम लोगों को पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर।
तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है सर जी, कैल्शियम ऑक्साइड होता है सर जी, वो हमारा जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो एक्स पदार्थ हो गया बेटा, पहला आंसर तुम लोगों से पूछ लिया जाए, जो पदार्थ एक्स है वो क्या होगा हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और उसकी जल के साथ अभिक्रिया, और उसकी जल के साथ अभिक्रिया हमारी सेकंड नंबर पर देकर रखी हुई है। सर सॉरी, लेट हो गया, स्कूल से आ रहा हूं, सॉरी बच्चों। कोई बेटा, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन स्कूल में क्या कर रहा था अभी? सर समझ नहीं आ रहा है। याद करो बेटा, ये तो हमने अगर मैं बात करूं संयोजन अभिक्रिया में एग्जांपल बताया था। चलो, किस किस को समझ में नहीं आ रहा चैट बॉक्स में लिखो। सब कुछ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। इसको बुझा हुआ चूना कहते थे। इन्होंने बेटा पूरी क्लासेस अटेंड करी। बताओ ये बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आ गया? इसी को हम बुझा हुआ चूना कहते थे। सभी को समझ में आया है तो चैट सेक्शन ऊपर करना, यस यस यस। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। बेसिकली क्या था, जो पदार्थ एक्स है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। हमसे क्या पूछा था? कोई पदार्थ एक्स है उसका नाम बताना है, तथा नहीं, सबसे पहले हमसे पूछा था पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग, मतलब एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। तो सफेदी के लिए तो हम किसका यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता था? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया से। वो पदार्थ एक्स कौन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि इसी का कोई पदार्थ है, इसी का कोई यौगिक है जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। सिंपल सी चीज। चलो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैट ऑफ करके। जल्दी से बताओ सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, एक बार थम्स अप कर दे रहा हूं, मैं भी खुश हो जाऊं। कल शाम आंखों पर तेरा चल लहराए। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या कहता है कि पदार्थ एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया देकर रखी हुई है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, जल और बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बहुत प्यारी सी अभिक्रिया देकर रखी हुई है। कुछ इस तरीके से आंसर लिख कर आओगे। तो हर स्लाइड के बाद एक क्वेश्चन है और एक आंसर है, बहुत बढ़िया तरीके से। सेवेंटी 78.24% बच्चों को ही आया। 78.24% बच्चों को। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये कहता था कि एक्स के विलयन का उपयोग, मतलब एक्स का नहीं, एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता था। हमें पता है सफेदी के लिए किसका यूज होता है? बुझे हुए चूने का, जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बनता किससे है? कैल्शियम ऑक्साइड और जल से अभिक्रिया से। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होगा? एक्स होगा। सिंपल सी चीज। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ मुझे, तुम लोग बताओ। क्यों होता है भाई? लोहे की कील को हम कॉपर
अगर बात करें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो क्यों होता है उसका रंग चेंज, किस कारण से होता है? हाँ, फेरस सल्फेट की। तो ये तुमने अभिक्रिया में देखा होगा तुम लोगों ने, कौन सा वाला, विस्थापन अभिक्रिया में। इसमें क्या बताया था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब लोहा आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और इस प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि किसका निर्माण हो जाता है वहां पर, आयरन सल्फेट का। यहां निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ध्यान से सुनो। यहां पर क्या जाएगा, आयरन, क्या जाएगा, आयरन। आयरन को किस में डाला, कॉपर सल्फेट के विलयन में। बताओ कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला, ब्लू। और जैसे ही हमने कॉपर ने, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता था, याद है तुम लोगों को, है ना? अगर मैं बात करूं हल्का हरा, वो भी मटमेला। कैसा होता है, हल्का हरा, वो भी मटमेला, और साथ में क्या निकल जाता है, कॉपर निकल जाता है। अब ये चीज नहीं पढ़ाई क्या मैंने, बताओ, ये चीज नहीं पढ़ाई क्या? नहीं पढ़ाई क्या ये चीज? घर पर रिवीजन कर नहीं रहे हो, गुरुजी से बोल रहे हो सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, मुंह उठा के डायरेक्ट 10th क्लास, 10वीं, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर चौथा को लेक्चर कुछ पढ़ा नहीं, डायरेक्ट मुंह उठाकर आ गए आखिरी लेक्चर में और बोलते हैं सर जी एक बात बताओ, हमको समझ नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में डाल दें। सर थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा मजा बताइए ना, कैसा मजा दे दे भाई तुझे। चलो, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ को पहचानिए, मतलब किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है उसके बारे में अपन चर्चा करने। बताओ, सोडियम से बन गया सोडियम ऑक्साइड, क्या बन गया, सोडियम से बन गया सोडियम ऑक्साइड, क्या बन गया, सोडियम से बन गया सोडियम ऑक्साइड। बताओ उपचयित कौन हो रहा है, बताओ उपचयित कौन हो रहा है, सर सोडियम हो रहा है। कौन हो रहा है, सोडियम। ये सभी क्रिया को मैंने तुम लोगों को सिंपल से बताता हूं। यहां पर क्या लिखा है, 4Na, है ना, प्लस O2 गैस, सोडियम होता है सॉलिड। अब देखो ध्यान से सुनना, पंकज सर ने वो ट्रिक सिखाने वाला है तुम लोगों को, याद दिलाने वाला, वो रेडॉक्स अभिक्रिया, और बनाते हैं Na2O और ये होता है ठोस। ध्यान से सुनना, अब तुम ये देखोगे मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी, जब भी रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानना हो तो एन, जब कोई चीज अकेली हो, देखो सोडियम सोडियम है, इसके साथ कुछ जुड़ा है कि नहीं, तो इसको तुम मान लोगे जीरो। क्या मान लोगे, जीरो। ये भी अकेला दिख रहा था, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। अब ध्यान से सुनना, ये जीरो था, सोडियम था, अब सोडियम जीरो से चला गया Na प्लस में। देखो अगर तुम लोगों को पता हो ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता था, -2, और Na पर कितना होता था, एक के ऊपर प्लस तो दो के ऊपर +2। अगर शुरू के लेक्चर देखियो तो बताओ जीरो से +2 गया, बताओ क्या हुआ भाई, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो उपचयित पदार्थ क्या हो गया, क्या लिखोगे, उपचयित पदार्थ क्या हो गया, उपचयित पदार्थ क्या हो गया, उपचयित पदार्थ क्या हो गया, उपचयित पदार्थ क्या हो गया सर, वो हो गया हमारा सोडियम। कौन हो गया, सोडियम। क्योंकि सर सोडियम शुरू में अकेला था, वो +2 में चला गया। देखो मैंने बताया था ना, जब कोई किसी के ऊपर आवेश प्लस तब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, है ना, उसके ऊपर प्लस हो गया। अच्छा चलो, अभी ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन को यहां से यहां ले गए अपन, क्या कर गए, यहां ले गए। बताओ क्या हुआ सर, यहां पर जीरो से माइनस गया, मतलब यहां पर क्या हुआ बेटा, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। अब अपचयित पदार्थ कौन है, जल्दी बताओ सर। अपचयित पदार्थ जो है, अपचयित पदार्थ जो है वो है हमारा
ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, सिंपल सी चीज थी, सिंपल सी चीज थी। जल्दी से क्लियर वाला या यस यस वाला बटन दबा दो, क्लियर वाला बटन दबा दो, थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात करते। एक और चीज समझ, अगर तुम यहां से देखोगे, अच्छा ये वाले थर्ड वाले सेकंड वाले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बताओ कॉपर, चलो इसके बारे में बात करते हैं अपन, मतलब सीधे चले। देखो यहां से मैं यही बता देता हूं, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, मतलब कॉपर में से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। तो अपचयित पदार्थ क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हमारा उपचयित पदार्थ। तो यही देखो सिंपल सी चीज दी हुई है। अच्छा, सोडियम, उसमें तो सिर्फ सोडियम का उपचयन बोल दिया उन्होंने डायरेक्ट। ऑक्सीकरण होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना। तो पहला वाले का आंसर वो भी लिख सकते हो। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ है, तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ है। तो देखो दोनों की दोनों चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी बहुत अच्छे से। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलो, तो एक पोल लेकर आ रहे हैं मैं तुम लोगों के सामने, तुम लोगों के सामने। अब देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा टफ है, तुम लोगों से थोड़ा सा टफ है। ठीक है, शीशा मतलब होता है लेड, है ना। शीशा का मतलब क्या होता है मैं अभी बता देता हूं। शीशा का मतलब है पीबी। क्या है? पीबी, लेड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड क्या होता है? पीबीओ। ठीक है, चलो शीशा का मतलब होता है लेड। चलो ले आए पोल, क्वेश्चन देख लिया। टाइम लोगे इसके अंदर, मैं तुम्हें 60 सेकंड दे रहा हूं, टाइम लो और फिर आंसर दो, टाइम लो फिर आंसर दो, टाइम लो फिर आंसर दो, फिर 45 सेकंड्स दे रहा हूं। ठीक है, ये ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस है, इनमें से तुम्हें बताना है कि कौन कौन सा सही है। देखो कौन से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, चलो बताओ, टाइम लो फिर आंसर दो। पागल पागल है थोड़े, लापरवाह लापरवाह हैं बच्चे, पढ़ ले बेटा जरा, पढ़ ले बेटा तू, अगर नहीं पढ़ा तू कुटेगा वहां तू, मेरी मान जा। मैंने कूटा जो, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा। सबसे पहली बात क्या, शीशा अपचयित हो रहा है, पहली बात तो शीशा की बात ही नहीं चल रही। यहां पर तुम अगर ध्यान से देखोगे, है ना, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, चलो बताने वाला हूं, इसको थोड़ा नीचे ले आते। लेड ऑक्साइड है मेरे पास, पीबीओ है, वो सी से अभिक्रिया कर कर बना रहा है पीबी प्लस CO2। अब देखते हैं अपन अपचयन किसका हो रहा है और उपचयन किसका हो रहा है। पीबीओ से पीबी गए, पीबीओ से पीबी गए, बताओ क्या हुआ? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ? ह्रास हुआ। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या हुआ? ह्रास हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी कहलाती है अपचयन। और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बढ़ गई तो इसको अपन बोलते हैं उपचयन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का योग हुआ है। अरे खुद सोचो ना, इसमें ऑक्सीजन बढ़ गई, पहले कुछ नहीं थी, अब जी 2 हो गई। अरे यार, तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम लोगों से पूछ ले अपचयन किसका हुआ है, मतलब अपचयित पदार्थ क्या है, अपचयित पदार्थ क्या है, अपचयित पदार्थ क्या है? तुम क्या लेड लिखोगे, शीशा लिखोगे? नहीं,
अपचयित पदार्थ क्या है? तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे लेड ऑक्साइड, पीबीओ। ये अपचयित पदार्थ है क्योंकि इससे ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ह्रास हुआ। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, पहला चीज तो हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है? नहीं, कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदला है। शीशा अपचयित हो रहा है? नहीं भैया, तो सी और डी आंसर होगा, सी और डी आंसर होगा। और बेसिकली अच्छा, हमसे पूछा असत्य पूछा है, सॉरी, हमसे क्या पूछा है? कौन से आंसर पूछा है? असत्य पूछा है, असत्य है ना, हमसे पूछा है असत्य। तो सत्य कौन कौन से है? ये दोनों है। असत्य कौन होगा? ए और बी। ए और बी सही आंसर थे, ए और बी सही आंसर थे। और मुझे लगने वाला है झटका कि 2-4% बच्चों सही आंसर दिया हो। ए और बी सत्य सत्य आंसर थे। ए आंसर 32.73 बच्चों ने सही आंसर दिया। हे भगवान, क्वेश्चन तो पढ़ लेता, बुड़बक। पढ़ना वढ़ना है नहीं, लास्ट क्लास हमने देखी नहीं। पंकज सर ने रेडॉक्स रिएक्शन को अलग अलग टाइप से पढ़ाया था, लेकिन तुझे पढ़ना है ही नहीं। ध्यान लगा ले बेटा, है ना, मतलब यहां पर दिल धड़कता है तुम लोगों के लिए, और अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो फिर कैसे चलेगा? असत्य पूछा, असत्य, इनकरेक्ट। ये आंसर आ गया ए और बी। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग जल्दी दे दो सपाटे में, ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो, इस वाले का आंसर फटाफट से दे दो। चल, बहुत बढ़िया। मैं दे रहा हूं तुम लोगों को फिर से पोल, 45 सेकंड तुम लोगों के सामने, ठीक है, 45 सेकंड तुम लोगों के सामने ये रहा। सर हम तो लास्ट देखते हैं, आखिरी वाला। यहां पर एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया, इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन डी। क्या है यार, ये क्या है, क्या बेवकूफी है ये? ऐसे करोगे क्या? सिर्फ 49% बच्चे से इतनी हलवा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। रिवीजन नहीं कर रहे क्या? या पोल में जल्दी से आंसर दे देता हूं ताकि मेरा नाम ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहे हो?
लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, निशान लगाइए। कौन सी गैस निकलती है? सेम चीज जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो हुआ था वही इसके साथ होगा। जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया हुई थी, कौन सी गैस निकली थी? ठीक है ना? तो वही तुम लोगों को आंसर बताना है। चल आंसर दो। ठीक है, देखो शुरुआत आने में तुम लोग ये मत सोचो कि यार मैं पोल में ऊपर आ जाऊंगा, पोल में ऊपर आ जाऊंगा, उससे मेरे यार बहुत हर्ट होता है यार। जब कोई टीचर है ना बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, फिर तुम लोग फर्स्ट आने के लिए ऐसी हरकतें करते हो, बहुत बुरा लगता है। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम लोगों का ये करेक्ट आंसर देखकर मैं खुश हो जाऊंगा। जिसका भी बैकलॉग है संडे को मैं वन शॉट लेने वाला हूं यूट्यूब पर लाइव, सब लोग दिख जाना वहां पर, सब लोग आ जाना। ठीक है, जिसका भी बैकलॉग है, शुरू के 2 4 5 लेक्चर देखे नहीं, डायरेक्ट 10वें लेक्चर में आकर देखने लगे। हर कभी देखता हूं सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, आई एम न्यू स्टूडेंट। 81.44, ठीक है, पर खुश नहीं हुआ मैं, इतने में नहीं होता हूं खुश। आयरन जो होता है वो HCl के साथ अभिक्रिया करता है, बनाता है आयरन क्लोराइड जो होता है FeCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इतने में खुश नहीं होता मैं। तुम लोग सोच रहे हो नाराज हो गया हूं तो अब सही हो जाऊंगा मैं, हो गया अब तो नाराज। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है, क्लोरीन वगैरह कुछ नहीं बनती, कोई अभिक्रिया ऐसा कुछ है ही नहीं। आयरन लवण एवं जल बनता है, हट गलत। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बताया है तुम लोगों को पहले भी, चलो अभी फिर बता देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर संख्या में होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने परमाणु हैं उतने राइट हैंड साइड में परमाणु होंगे, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यही चीज सिखाई है, अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है। चल संतुलित रासायनिक समीकरण का निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है, ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया में दिया हुआ है, मैं तुम लोगों को बता देता हूं। देखो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है N2, हाइड्रोजन क्या होता है H2, और ये बना रहा है NH3। इसको संतुलित करोगे तो इस तरीके से आएगा आंसर, ठीक है। वैसे ही हमारे पास किसका देकर रखा है, संतुलित करना तो आता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देखो ये दिया हुआ है, ये अभिक्रिया दी हुई है, H2S ऑक्सीजन जल और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताई कौन सी वाली अभिक्रिया, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, अभी बताया तो बैरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। पोटेशियम धातु, देखो सेम अभिक्रिया होगी, पोटेशियम अभी सोडियम के साथ क्वेश्चन करा था ना, वही सोडियम की जगह पोटेशियम रख देना। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है कुछ इस प्रकार से। देखो अभी अपन ने सोडियम के साथ जो अभिक्रिया करी थी ना वही पोटेशियम के साथ होगी, ये वाली। इसकी जगह Na था और जल से अभिक्रिया करता था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल बनता, गैस बनती थी हाइड्रोजन। सॉरी वॉरी से नहीं मानने वाला, मेरे को चाहिए आंसर अच्छे वाला, नहीं फिर हो गया गुस्सा में तो मैं नहीं मानने वाला अब। चलो इस अभिक्रिया को अपन बैलेंस करते हैं, निम्न रासायनिक समीकरण को हमको बैलेंस करना है। देखो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं अभी, सर यहां पर हाइड्रोजन एक है, यहां पर कितने हैं, दो, दो का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब तुम देखोगे यहां दो हाइड्रोजन, यहां पर कितने हाइड्रोजन, दो, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, ऑक्सीजन हो गए यहां 6 और 2 8, कितने हो गए 6 और 2 8। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2। देखो इसको बैलेंस करने का एक बहुत सिंपल सी मेथड बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। यहां पर क्या कर लिया करो बेटा, आयन बना लिया करो। इसके H के ऊपर प्लस होता है, NO3 पे माइनस, Ca पे +2 होता है और OH पर माइनस, है ना, दो माइनस है तो दो OH, एक Ca+2 होता है और एक NO3 के ऊपर एक माइनस तो दो के ऊपर दो माइनस, फिर H2O तो निकल गया, क्या बन गया, H2O तो निकल गया। अब इनके प्लस माइनस इक्वल कर दिया करो, 2 यहां ले आओ और 1 यहां ले आओ, इस तरीके से। चलो अब यहां पर दो H+ इधर है और दो OH इधर है, दो H+ दो OH मिलकर के बनाते हैं 2H2O, बस ये बैलेंस हो गई, बहुत बढ़िया। NaOH देखो, Na पर प्लस होता है, OH पर माइनस, H के ऊपर प्लस होता है, दो है तो +2, चैट्स ऑफ रखेंगे। और SO4 के ऊपर क्या होता है, -2, तो क्या कर दो, 2 यहां ले आओ 1 यहां ले आओ, बन जाएगा 2 NaOH, ठीक है। अब तुम देखोगे यहां पर दो OH है और दो H+ है, कितना बन जाएगा 2H2O। ध्यान से समझते चलो, सिंपल सी चीज। देखो Na पे प्लस, Cl पर माइनस, Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस, देखो पहले से प्लस माइनस बराबर है, मतलब ये पहले से संतुलित है। ये तो बेरियम क्लोराइड Ba के ऊपर +2 और Cl पे -2, 2H के ऊपर +2 और ये -2। अब तुम देखोगे यहां पर दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है, यहां पर 2HCl आ जाएगा, खत्म। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। तो ये तुम ध्यान से देखना, बैलेंसिंग बहुत प्यारी सी चीज है। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो रहा हो, आई होप तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा अगला देखते हैं। यह अभिक्रिया नहीं करवाई क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है, ये करवाई है कि नहीं, बताओ जल्दी से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद करो सफेदी के लिए जब अभिक्रिया करवा रहा था तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता था ठोस और साथ में जल बन जाता था। मतलब सिंपल सी चीज, मैंने केमिकल फॉर्मूले लिखना सिखाया है ना, उनकी जगह पर केमिकल फॉर्मूले लिखना है। जैसे कि देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, प्लस लिखा प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो। क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, एरो के पार कैल्शियम कार्बोनेट लिख दो। और क्या बना, जल बना तो जल लिख दो, सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो यही अभिक्रिया मैंने तुम लोगों को बताई हुई है। और देखो यहां पर तुमने, वहां पर हमको शब्द समीकरण दिए हुए थे, वहां पर मुझे शब्द समीकरण दिए हुए थे, और यहां पर क्या दिया हुआ मुझे, उसका मेरे को रासायनिक समीकरण लिखना था। यहां पर मुझे क्या दिए हुए हैं, शब्द समीकरण दिए हुए हैं, देखोगे तुम ध्यान से क्या दिए हुए हैं, शब्द समीकरण। और मेरे को क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये पिक्चर याद है कि नहीं तुम लोग, क्लियर है कि नहीं, ये पिक्चर याद है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। सर मुझे आता है, तो नाचू क्या बेटा। शब्द समीकरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, फॉर्मूला लिखना नहीं पता तुम लोगों को। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता था, AgNO3। जिंक क्या होता था, Zn।
जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3 होल ट्वाइस, सबका लिखना सिखाया। सिल्वर क्या होता है Ag, अब बैलेंस कर लेना। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, पता है एल्यूमिनियम क्या होता था Al प्लस Al, कॉपर क्लोराइड क्या होता था CuCl2, सबके फॉर्मूला लिखना सिखाया, वो यहां पर दिए हुए हैं, देख लो। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रियाओं का प्रकार बताइए। हर अभिक्रिया का प्रकार बताना। बताओ पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है Ki, याद है KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है KBr। बेरियम आयोडाइड क्या होता है BaI2, क्या होता है BaI2। बना रहा क्या रहा है, पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है और बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है। और बेरियम ब्रोमाइड क्या है, अगर हम बात करें ठोस है, तो बेसिकली ये द्विविक्षेपण अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया। जिंक कार्बोनेट है, देखो खुद देखो, खुद देखो, मैं तुम लोगों को यही बता देता हूं। पहली अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां का K प्लस यहां का Br, Ba के ऊपर +2 और I के ऊपर -2। देखो पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिंक कार्बोनेट टूटकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहा है, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी भाई, एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, MgCl2 हाइड्रोजन गैस बन जा रहा है। तो तुम लोगों को ये डर लगेगा क्या। हाँ नोट करना है बेटा, लास्ट में मिल जाएगा तुम लोगों को इसका पूरा PDF, सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। बताओ यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। सब कुछ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ यहां पर। सब कुछ बताया हुआ है बेटा यहां। चलो अगला क्वेश्चन, ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। मतलब क्या होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया और क्या होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जल्दी बताओ। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, वो क्या होती है ऊष्मा शोषी। और वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, निकास होता है, वो तो ऊष्मा छेपी। जिसमें अवशोषण हो रहा है ऊष्मा शोषी, जिसमें निकास होता है ऊष्मा शोषी, सॉरी जिसमें अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी और जिसमें निकास होता है ऊष्मा छेपी। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। जैसे कार्बन को जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो गई। साथ में क्या निकलती है, प्रकाश भी निकलता है। क्या निकलता है, प्रकाश भी निकलता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी चीज, जैसे AgCl को सूर्य के प्रकाश में तुम रख दोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सिंपल सी चीज। इन सब के नाम लिखना नीचे आप समीकरण के नीचे। श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बताओ। श्वसन को ऊष्मा अगर बात करें छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि श्वसन एक ऊष्मा छेपी प्रक्रम क्यों है, बताओ। ये बताया मैंने, तुम लोगों से पूछा। क्योंकि श्वसन जो होता है सर वो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और वहां पर ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है। कुछ इस प्रकार से मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन भी बताई थी, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ
वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, और संयोजन में क्या होता है? जस्ट उल्टा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि इनको एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण के लिए वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये देखो एग्जांपल। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहां पर एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, या दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसमें डरोगे क्या यार, बताओ? तुम लोगों को एक बात बताऊं, ये मैं तुम लोगों से आज सच सच बात कह रहा हूं, है ना, कि ये तुम चैट्स में देखते हो ना, कई कई लोग जो स्पैमिंग करते रहते हैं, सर का आज बर्थडे है, सर स्मार्ट लग रहे हैं, या लाइक कुछ भी नेगेटिव लिखते रहते हैं। ये कौन होते हैं मालूम? ये स्पैमर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पैमर्स। इनका काम ही यही है कि टीचर को एक डिस्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन पंकज सर तो ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं होने वाले डिस्ट्रैक्ट, ठीक है? तो इनका पैसा बर्बाद चला जाता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ये अभिक्रियाओं के बताओ, इन उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के ऊर्जा का प्रदान किया जाता है। मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे कि ऊष्मीय वियोजन हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया था, याद करो। प्रकाश वियोजन में हमने सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रख दिया था तो वियोजन हो गया था। जल का हमने विद्युत अपघटन किया था तो जल टूट गया था। वो तीनों अभिक्रियाओं को यहां पर लिखना है तुम लोगों को। ये देखो तीनों अभिक्रिया, ऊष्मा द्वारा वियोजन, प्रकाश द्वारा वियोजन और विद्युत धारा द्वारा वियोजन, ये होता है। इन सभी के नाम जरूर लिखना। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट नीचे लिखना। क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। नीचे क्या लिखोगे? सिल्वर और क्लोरीन। H2O मतलब क्या होता है? ऐसे नीचे लिखना, जल। यहां जाएगा, क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है, याद है? हाँ। ये क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है, याद है? तो ऐसे सबके नीचे लिखा करो, हर समीकरण के नीचे, बहुत अच्छा लगता है बेटा। क्लास लगेगी, बड़ी लगेगी। ये तो क्वेश्चन क्लास में भी किया है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का विनिमय होता है ना। सो विस्थापन अभिक्रिया में, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे इस तरीके की चीज होती है, ए ने बी को हटा दिया तो AC बन गया और बी हट गया। यहां ए अधिक क्रियाशील है, जैसे देखो इस तरीके से लिखा हुआ, जिंक ने, अगर मैं बात करूं, सिल्वर को विस्थापित कर दिया, जिंक अधिक क्रियाशील है। वही बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया की, कि इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो या दो से अधिक, अगर बात करें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे ए एन के साथ चला गया, बी एम के साथ चला गया, ए एन बन गया, बी एम बन गया। यह अभिक्रिया नीचे दी हुई है, ठीक है। इतना नीचे नीचे वाले एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो ऐसी बता दिया है बुकिश लैंग्वेज। सिल्वर के शोधन के दौरान सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का उपयोग किया जाता है, विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तुम लोगों को यह अभिक्रिया नहीं बताई, कॉपर जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट के जब सॉल्यूशन में अपन इसको डालते हैं, किसमें डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। ये क्या होता था? कॉपर। याद करो, यही अभिक्रिया बताई मैंने तुम लोगों को। तो किसका निर्माण होगा बताओ? कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर से, तो क्या बना लेगा भैया? ये बना लेगा सर कॉपर नाइट्रेट, जो हो जाएगा CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट। साथ में क्या बन जाएगा? सिल्वर Ag। क्या बन जाएगा? Ag।
बेटा सिंपल सी चीज है, 68 स्लाइड 69 हो गई, अभी तो बहुत सारी है बेटा, टेंशन मत लो, कुछ इस तरीके की कहानी होगी। इनमें एक में सॉल्यूशन भी तो है बेटा। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया, वे दो अवस्थापन रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अवलय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण प्राप्त होता है, जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पर क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक ठोस अवक्षेप बन रहा है। और अवक्षेपण अभिक्रिया मैंने अलग अलग तरीके से भी तुम लोगों को एग्जाम्पल बताए, वो सब भी तुम लिख सकते हो। चलो, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की अगर हम बात करें, प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण लिखे, हमें बताना है भाई उपचयन अपचयन क्या होता है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलो, उपचयन का बता देते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहां मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। देखो, सब डेफिनेशंस अच्छे से नोट्स में बनवाइए लास्ट ही लेक्चर में। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि तुम देख रहे हो, यहां से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और हाइड्रोजन का उसमें क्या हो गया? योग हो गया ऑक्सीजन में। चलो, कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर बन जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर क्या बनाता है? जिंक बनाता है, क्योंकि उसमें से भी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। यहां से भी ऑक्सीजन निकला, ध्यान से देखो, यहां से भी ऑक्सीजन निकला, ध्यान से देखो। पहले जिंक CuO था, अब Cu बचा, ZnO था, Zn बचा। बताओ, ये पढ़ा है कि नहीं? चलो, एक और चीज बताते हैं। यस 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 यस, अब इसमें अपन थोड़ा सा टाइम लेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लेंगे, ध्यान से सुनो। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है, तुम लोग याद करो, कॉपर जो धातु थी, कौन सी धातु थी? कॉपर। ये जो कॉपर धातु थी वो कैसा होता था? हमारा भूरा। क्या होता था बेटा? भूरा। इसका नाम क्या था? भूरा। भूरा जो होता है, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने का सिंबल क्या होता है? ये। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्सीजन ऑक्सीकरण हो जाता है और ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है अगर हम बात करें? अब होता है वो काला। कैसा होता है? काला। तो वो एक्स जो पदार्थ है वो कोई नहीं, कॉपर है। कौन है? कॉपर। कौन है? कॉपर है। और वो कैसे रंग का होता है? भूरा। कैसे रंग का होता है? भूरा। चलो, यहां पर 2 लिख दे, 2Cu लिख दो। कैसे रंग का होता है? भूरा। काले रंग के यौगिक का नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, इस काले रंग के यौगिक को हम हटा सकते हैं कैसे? बताओ, मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ा है। इसके काले रंग को वापस अपन भूरा बना सकते हैं। क्या कर दे? फेयर एंड लवली लगा दे। क्या कर दे? काले को भूरा वापस बनाना है, क्या कर दे? हाँ, हाइड्रोजन गैस। किससे? हाइड्रोजन गैस। सर, अगर ये कॉपर ऑक्साइड को हम वापस हाइड्रोजन गैस के संपर्क में ले आए तो वापस हमें मिल जाता है कॉपर। क्या मिल जाता है? कॉपर, जो कैसा होगा फिर? वापस भूरा, और H2O निकल जाता है। तो अगर हाइड्रोजन से इसको संतुलित कर दिया तुम लोगों ने तो काम हो जाएगा। ठीक है, पर ये क्वेश्चन मैं अपने से नहीं पूछा था। तो ये भूरे रंग का तत्व X जो है वो कॉपर है, जिस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। तुम लोगों ने वायर को जलते हुए देखा होगा ना, तो कॉपर के वायर काले हो जाते हैं, तुम लोगों ने देखा होता। ठीक है, तो इस तरीके की अभिक्रिया होती है, उसको देख लेना और इनके नाम भी अच्छे से लिख लेना। लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं भाई? ताकि लोहे पर जंग ना लगे, उसको जंग से बचा सके।
संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं का क्षय हो रहता है, और इससे होने वाले क्षय को बचाने के लिए उस पर हम पेंट करते हैं या फिर जिंक की परत चढ़ाते हैं। अभी तो यही पूछा था मैं। पेंट होने के लिए कारण लोहे पर वायु का संपर्क नहीं आती और लोहे की वस्तु बहुत समय तक सुरक्षित रहती है और उन पर जंग नहीं लगती है। चलो, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ताकि उनको ऑक्सीकरण से बचा सके, ताकि वो विकृत गंधी ना हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, दिखाते हैं हम तुमको कैसे। सारी चीजें पढ़ाइए बहुत अच्छे से। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम लोगों को कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, है ना, वो तुम लोगों को अब क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्या करनी है? ध्यान रखनी है। चलो, अगली चीज जो है, मैं तुम लोगों को बताऊं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक पदों का वर्णन कीजिए। पहला क्या होता है? संचारण। संचारण का मतलब क्या होता है? शनय शनय क्षरण। क्या होता है? शनय शनय क्षरण। चलो, संचारण का मतलब क्या होता है? शनय शनय क्षरण, मतलब धीरे धीरे क्षरण होना। तो बेसिकली जो धातुएं होती है अपने वो सतह के ऊपर आवांशित परत का निर्माण कर लेती है, जिनको हम क्या कहते हैं? जंग, है ना। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, कॉपर के ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना, चांदी का काल्य पड़ना, है ना, कॉपर का हरा पड़ना, भूरे रंग की परत लोहे के ऊपर चढ़ना, यह संचारण होता है, एक आवांशित पदार्थ का निर्माण कहलाता है। वही बात करें विकृत गंधिता। विकृत गंधिका क्या होती है कि जो तेलीय खाद्य वसायुक्त पदार्थ होते हैं वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने आप को ऑक्सीकृत कर लेते हैं, जिससे उनके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये देखो, ये पूरी डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को लिखवाई है। तो जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आती है, जिससे वह क्रिया करके अपनी पूरी परत को, ऊपरी परत को कमजोर हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। बेसिकली जो मैंने लिखवाई है डेफिनेशन, वो भी तुम लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, आदि संचारण के उदाहरण। विकृत गंधिता क्या होती है? तेल तथा खाद्य वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर हम नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरते हैं, ताकि विकृत गंधिता से बचाव किया जा सके। विकृत गंधिता से बचाव किया जा सके। तो जल्दी बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? बताओ भाई, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? 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 चाहे मैं कितना भी बिजी रहूं, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूं, तुम लोगों के सारे डाउट्स आज की क्लास से रिलेटेड मैं सॉल्व करूंगा। इट विल बी माय कमिटमेंट। अब तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को स्लाइड में जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उस डाउट पोर्टल पर डालो। हमने सारी चीजें कवर करी हुई है, ऐसा नहीं है बेटा कि कोई चीज कवर नहीं करी हुई। हमने सारी चीजें कवर करी हुई है। तुम लोगों को वो सारी चीजें को क्या करना है, अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रखना है? ध्यान रखना है। और फिर हमें क्या करना है? आगे बढ़ना। ठीक है, क्या करना है? आगे बढ़ना। चलो ठीक है। तो तुम लोगों को जो भी डाउट आ रहे हैं, है ना, तुम लोगों को जो भी डाउट आ रहे हैं वो तुम लोग मुझको इस डाउट पोर्टल के अंदर सारे के सारे डाउट्स तुम मेरे सामने ले आओ।
ठीक है, मैं पूरा की पूरा ट्राई करूंगा कि सारे के सारे डाउट्स को हम दे पाए। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों ने बैच को लेट ज्वाइन किया, जिनका बैकलॉग है वो डायरेक्ट आ चुके हैं क्लास में, मुझे पता है। तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा, बेटा पिछला लेक्चर्स को खत्म करो, है ना, और फिर यहां आकर अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पिछला अगर तुम नहीं करोगे तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हाँ, अगर पिछला अगर तुम लोगों ने करके रखा हो सब और फिर अगर समझ में नहीं आया तो फिर जरूर डाउट्स पूछो, मैं सारे के सारे डाउट्स का तुम लोगों के समाधान करूंगा, सारे के सारे डाउट्स का समाधान करूंगा, सारे के सारे डाउट्स का समाधान करूंगा। ठीक है, चलो, तो यही सारी चीजें थी जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, है ना, यही सारी चीजें थी मैंने तुम लोगों के साथ, मेरे को क्या करनी थी, डिस्कस करनी थी। चल चल, और कुछ पूछना है क्या? और कुछ पूछना है क्या? मैं तुम लोगों को होमवर्क दिया हूं ना ढेर सारा। गाना कुछ नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की हरकत बहुत बुरी है, तुम लोगों ने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 99 या 98% आने का, और आज मैंने तुम लोगों को दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। गाना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल आओ, अगली क्लास में आओ, मैं इससे रिलेटेड 10 से 5 से 6 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, पूरे चैप्टर से रिलेटेड। अगर तुम लोगों ने उनके अच्छे से आंसर्स दिए तो मैं उस अगली क्लास में गाना सुनाऊंगा, नहीं तो मैं तो तुमसे नाराज हूं। मैं तो तुमसे नाराज हूं, क्यों सुनाऊं शायरी भाई? क्या है भाई, तुम लोग मेरी कदर करते हो? तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो? सर को बुरा लगेगा। 49% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, 35%, ये एक्सपेक्ट करता हूं क्या मैं इतना मेहनत करने के बाद? चलो, तो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करूंगा। बाय बाय, लव यू ऑल। काहे का लव यू भाई, तुम लोग तो देखते ही नहीं हो। मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में सारा के सारा चैप्टर रिवाइज चाहिए, पूरा बैकलॉग खत्म चाहिए। और देखो आज दिमाग खराब हो चुका है मेरा। ठीक है, ट्राई करो नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें क्लियर हो तुम्हारी।